हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम ए बी जेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए कंप्लीट करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो या फिर हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो, तो आज पूरा डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले हम देखेंगे डीएनए क्या होता है। तो ऑब्वियसली डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है जो एक पॉलीमर है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड का। अब देखो राइबोज न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। राइबोज का मतलब होता है जहां पे हम बात करते हैं एक 3' 2' कंडीशन की, जहां पे अगर OH प्रेजेंट है, जहां पे अगर OH प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है राइबोज वाली कंडीशन। ठीक है, तो 5 कार्बन की चेन होती है जिसे हम राइबोज बोलते हैं। अगर उस कंडीशन पे ये OH की जगह अगर H खाली प्रेजेंट होता है, मतलब OH नहीं है, खाली H है, मतलब कौन सी वाली कंडीशन हो गई? डीऑक्सी वाली कंडीशन हो गई, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। तो इस डीऑक्सी राइबोज के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? तुम्हारे डीएनए, बेसिकली इसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसको डीएनए बोलते हैं। अब देखो डीएनए जो है तुम्हारे क्रोमोसोम्स में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये डीएनए होता है। अब ये डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, कंडेंस्ड हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में तुम्हारा क्रोमोसोम देखने को मिलते ही मिलते हैं। नाउ नॉर्मली पहले बोला जाता था कि आरएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकिन बाद में जब पता चला कि जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोज होता है तो वो ज्यादा स्टेबल है, चाहे एल्कलाइन कंडीशन हो उसके लिए भी स्टेबल है। और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये बाद में पता चला कि अच्छा ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यही है जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। ओके, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियोसाइड वाला। एक न्यूक्लियोसाइड आता है और एक न्यूक्लियोटाइड आता है। जब हम साइड की बात करते हैं तो इसमें होगा बेस। बेस कौन से होते हैं? तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं बेटा, नाइट्रोजनस बेस में भी हम आगे में बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा शुगर। अब शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर कब यूज होती है? जब हम आरएनए की बात करते हैं। आरएनए की बात करते हैं तो राइबोज शुगर होती है। और अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज जो है यहाँ पे यूज होती है। तो डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोज होगी। तो अगर बेस और खाली शुगर है, अगर ये दोनों हैं तो आपस में न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है जो उसको नेगेटिव चार्ज दे देता है डीएनए को, अगर इसका भी एडिशन हो जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। अब क्या हुआ, जब हमें पता चला कि अच्छा डीएनए इस सबसे मिलकर के बना हुआ है, फिर तुम्हारे वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि ये डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिलता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अब कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि डीएनए बनता कैसे है। तो मैंने तुम्हें बेसिस बताए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन्स होता है बेटा, एक होता है पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स जो होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ABZ पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो एक होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर और एक होता है पिरिमिडिन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये पिरिमिडिन अगर हम पढ़ते हैं तो जैसे साइटोसिन हो गया है, यूरेसिल तुम्हारा सिर्फ आरएनए में मिलेगा और डीएनए में क्या मिलता है? थाइमिन मिलता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पिरिमिडिन बोलते हैं। और प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन आता है जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, और ग्वानिन आता है, ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। जो एडेनिन है वो तुम्हारा थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, जो ग्वानिन है वो ट्रिपल जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके साथ साइटोसिन के साथ में डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। अब अगर देखा जाता है तो डीएनए बनता कैसे है, जैसे मैंने तुम्हें बताया न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा। अब ये शुगर हो गया है, तुम्हारा शुगर हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। बेस कौन सा है? साइटोसिन है। उसके अलावा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये तुम्हारा शुगर हो गया है, एक साइड फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक साइड साइटोसिन मतलब नाइट्रोजनस बेस होगा। ये तो तुम्हारा एक साइड हो गया। ये एक साइड हो गया। अब हमें पता है कि डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसका जो एक साइड है तो ये वाला हो गया, दूसरे साइड में भी कुछ होगा। तो उसके बाद में यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन नाइट्रोजन बेसिस के होता है। जैसे मतलब यहाँ पे जी होगा, जी किससे बाइंड होगा? शुगर से बाइंड होगा। और शुगर किससे बाइंड होगा? फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पे बाइंड होगा। देखो एक बार देखते हैं कैसे होता है। ये है तुम्हारा डीएनए बेटा, ये तुम्हारा डीएनए है। ये क्या है? शुगर है। शुगर किससे बाइंड है? फॉस्फेट से बाइंड है। और उससे किससे बाइंड है? बेस से बाइंड है। ठीक है, ये तुम्हारा एक हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया है। दूसरा वाला सेम कंडीशन हो गई है। अगर ये 5 प्राइम और 3 प्राइम पे है तो ये वाला कौन से होने वाला है? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होने वाला है, मतलब ये एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये दूसरा वाला बेस होगा जो बिल्कुल उल्टा होगा। देखो ये शुगर हो गया,
फॉस्फेट यहाँ पे आ गया है, इसका बेस यहाँ पे आ चुका है, तो ए और टी के बीच में जो है बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तब जाके ये ऐसे डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे करके सारे बेसिस तुम्हारे यहाँ पे बाइंड करते हैं। ओके, अब कुछ बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड याद रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक होता है तुम्हारा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप, डाइस्टर का मतलब होता है जहाँ पे दो एस्टर बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप होता है, हमेशा याद रखना है PO4 2 नेगेटिव ऐसे होता है, तो 1 2 3 4 और 2 नेगेटिव इसके ऊपर लगे होते हैं, 2 नेगेटिव इसके ऊपर लगे होते हैं। तो एक तो यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप एडिशन होगा, एक यहाँ पे होगा क्योंकि पूरी चेन जो है इनको बनानी होती है। तो जो पहला एस्टर बॉन्ड बनता है वो इस वाली कंडीशन में बनता है जहाँ पे 3 प्राइम जो कार्बन है इस पर्टिकुलर फॉस्फेट के साथ में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा कार्बन जो यहाँ पे जुड़ता है, ये वाला जो कंडीशन होता है, ये भी एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंककि यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक तुम्हारा बेस को देखो, एक शुगर को एक सेकेंड मैं इसको यूज करती हूँ थ्रू प्रॉपर्ली। एक शुगर को तुमने दूसरे शुगर से अगर बाइंड करना है, दूसरे शुगर से अगर बाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन चाहिए, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन चाहिए। और इस फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन में ही यहाँ पे क्या होते हैं, 2 एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, 2 एस्टर बॉन्ड देखने को मिल जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप पे है तो फॉस्फो और डाई एस्टर बॉन्ड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला बॉन्ड तो ये हो गया है। सेकंड बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बेटा। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है ये मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। देखो, ग्लाइकोसिडिक का मतलब होता है ग्लाइको एसिडिक, मतलब क्या हो गया, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। उसके अलावा शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो दोनों बॉन्ड याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले डीएनए का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम ABZ पे जाएंगे। देखो, ये मैं सिंपली BDNA की बात कर रही हूँ, मैं कोई भी और डीएनए की बात नहीं कर रही हूँ। अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ये वाला कंडीशन, और एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल नेचर का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक माइनर ग्रूव होता है, एक छोटा सा ग्रूव है बेटा। देखो, छोटा सा ग्रूव है तो इसे माइनर ग्रूव बोला जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्रूव है, ये बहुत बड़ा सा ग्रूव है, अगर तुम देख पा रहे होंगे तो इसे क्या बोला जाता है, मेजर ग्रूव बोला जाता है। तो एक माइनर ग्रूव होता है, एक मेजर ग्रूव होता है। ये जो पिंक कलर की जो पट्टी सी दिख रही है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया था। और ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यही इसको नेगेटिवली चार्ज जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर पाते हैं, पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए तुम्हारा जो तुम्हारी प्रोटीन होती है, जैसे लाइसिन हो गया है और आर्जिनिन हो गया है, ये बाइंड कर पाती हैं तुम्हारे डीएनए से, क्योंकि पॉजिटिवली बेस्ड प्रोटीन होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स बने हुए हैं, यहाँ पे पेयर्स बने हुए हैं। अब एक कंप्लीट टर्न जो होता है, एक कंप्लीट टर्न जो होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम जो है उसका एक कंप्लीट टर्न इतने में होता है। अगर जैसे माना कि एक पूरा टर्न जो होगा उसमें क्या होते हैं, एक टर्न में कितना हो रहा है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है। अगर एक टर्न की बात करते हैं, जैसे माना ए और टी के बीच में और जी और सी के बीच में जो टर्न की डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अब क्या होता है, जो एक कंप्लीट टर्न होता है उसमें कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होते हैं, तो माना कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। तो अगर एक के बीच में 3.4 है तो 10 के बीच में कितना होगा, 10 के बीच में होगा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कंप्लीट टर्न के में कितना होगा, वो 34 होगा। अगर सिर्फ एक के बारे में पूछा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इसके बीच में होने वाला है। ओके, अब उसके अलावा क्या याद रखनी है, इसका डायमीटर याद रखना है। डायमीटर का मतलब होता है उसकी चौड़ाई कितनी है। देखो, ये वाली कंडीशन, ये पूरा कितना है, तो जो अगर नॉर्मल BDNA की बात करते हैं तो उसका 20 एंगस्ट्रॉम जो है डायमीटर जो है देखने को मिलता है। ये मैंने क्लग इन क्यूमिंग से लिया है, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं तुम्हारा ABZ DNA। देखो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं A, B और Z पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो A है तुम्हारा, ये भी सेम लग रहा है, राइट हैंडेड का लग रहा है, ये भी तुम्हारा राइट हैंड का लग रहा है। लेकिन जो Z DNA होता है ये तुम्हारा लेफ्ट हैंडेड का होता है, ये लेफ्ट हैंडेड का होता है, ये वाला लेफ्ट हैंडेड का होने वाला है। तो एक एक डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे।
पूरा डिफरेंस देखेंगे। देखो एडीएनए जो होता है नॉर्मली तुम्हारी बॉडी में फॉर्मेशन उसकी देखने को नहीं मिलती है। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तुम्हारा देखने को मिलता है, नहीं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब ये देखने को मिलता है। और वो रेयर केस कब होंगे, जब तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एनवायरमेंट का वो 75% से कम हो जाएगा, तो ये नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो ये तभी देखने को मिलता है, तो रेयर होगा तुम्हारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। अब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब क्या हुआ, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे होने वाला है, लेकिन ये आपस में एसिमेट्रिकल होंगे, जैसे तुम्हारा जो बीडीएनए होता है वैसा ही तुम्हारा एसिमेट्रिकल जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 11 बेस पेयर टर्न है। अभी मैंने तुम्हें बताया जो बीडीएनए होता है उसमें 10 या 10.5 बेस पेयर टर्न होते हैं, लेकिन जो एडीएनए है उसमें कितने होते हैं, 11 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, तो इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी जो लेंथ है वो 2.86 नैनोमीटर की है 2.86 नैनोमीटर की है, और हेलिक्स की जो विथ है, विथ बेसिकली क्या होगा, ये वाली कंडीशन जो होगी, ये वाली कंडीशन इसकी कितनी है, 2.3 नैनोमीटर है। मतलब क्या हुआ कि इसकी विथ ज्यादा है, क्योंकि उसकी कितनी है, 2 नैनोमीटर है, या फिर 20 एंगस्ट्रॉम है अगर मैं बीडीएनए की बात करती हूँ, ठीक है। और अगर मैं एडीएनए की बात करती हूँ 2.3 नैनोमीटर है या फिर 23 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो मतलब क्या हो, जो एडीएनए होता है वो वाइडर होता है देन बीडीएनए, तो बीडीएनए से थोड़ा चौड़ा होता है एडीएनए, तो इसको याद रखना है। अब अगर बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करते हैं, आई थिंक ये सबको पता है, नॉर्मल कंडीशन में ये देखने को मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंटी पैरेलल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रक्चर जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक मेजर ग्रूव होता है और एक माइनर ग्रूव होता है, तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे भी एंटी पैरेलल है और सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब मेजर ग्रूव है और माइनर ग्रूव देखने को मिलेगा। उसके अलावा 10 बेस पेयर होगा या फिर 10.5 बेस पेयर होगा, क्वेश्चन में देखना है, उसी के हिसाब से करना है। अगर 10 बेस पेयर दे रखा है तो उसी को लगाना है, अगर 10.5 दे रखा है और 10 नहीं दे रखा है तब 10.5 को लगाना है, तो इसको भी याद रखना है। लेंथ जो होती है 3.4 नैनोमीटर होती है, बता चुकी हूँ, और जो हेलिक्स की विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है, या फिर 20 एंगस्ट्रॉम जिसे बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हम देखते हैं कि जो ए डीएनए है और बी डीएनए डिफरेंस अभी हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि कौन कौन सा क्या क्या होता है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है लेफ्ट हैंडेड होता है, जबकि ए और दोनों राइट हैंडेड होते हैं, दोनों के दोनों राइट हैंडेड होते हैं। इसकी जो विथ है 1.8 नैनोमीटर है। मतलब क्या हुआ कि अगर बी डीएनए की बात करती हूँ उसकी कितनी थी, 2 नैनोमीटर थी। जेड डीएनए की बात करती हूँ 1.8 नैनोमीटर है, और अगर ए डीएनए की बात करती हूँ तो 2.3 नैनोमीटर है। मतलब इसकी ये कैसा है, बहुत नैरो होता है, बहुत नैरो होता है, और ये बहुत वाइडर होता है। ओके तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब जेड डीएनए के 12 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कितने थे, इसके थे तुम्हारे ए के थे कितने 11, इसके थे 10 या फिर 10.5, और इसके कितने थे 12 बेस पेयर पर टर्न थे। ओके लेंथ जो है 4.56 नैनोमीटर है। इट कैन बी फाउंड इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड वायरसेस, ये कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस देखो ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, हेलिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंडेड होता है फॉर्म डीएनए, ये भी राइट हैंडेड होगा, और जबकि ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड देखने को मिलता है। बेस पेयर पर टर्न की बात करते हैं, 11 बेस पेयर टर्न होगा, बता चुकी हूँ, 10 to 10.5 होगा, और यहाँ पे 12 होने वाला है, ये भी बता चुकी हूँ। अब मीन बेस पेयर टर्न अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि उनके आसपास में ही होगा। 11 के आसपास क्या आता है, 10.7 आता है, 10 और 10.5 के बीच में क्या आता है, 10.4 आता है, और 12 के पास में क्या आता है, 12 डिग्री आता है। तो मीन बेस पे अगर टर्न पूछा जाता है तो सिमिलरली वैसे याद रखना है जो उनकी बेस पे टर्न वाली कहानी थी, अगर मीन पूछा जाता है, मीन पूछा जाता है। अब आते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं हो सकता है एंटी फॉर्मेशन में हो, ठीक है। एंटी फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे माना ये H यहाँ पे लगा हुआ है, R यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों अपोजिट लगे हुए हैं। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हम इसको एंटी बोलते हैं। अगर यही कंडीशन अगर ऐसी हो जाए कि H भी यहीं पे है और R भी यहीं पे है, R भी यहीं पे है, तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाती है, सिन वाली कंडीशन हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो याद रखना है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करेंगे ए फॉर्म ऑफ डीएनए की तब एंटी होगा, बी फॉर्म की बात करेंगे एंटी होगा, लेकिन जेड फॉर्म में दोनों चीजें देखने को मिलती है, एंटी कंडीशन भी देखने को मिलती है और सिन कंडीशन भी देखने को मिलती है। एंटी कब होगी, जब प्रिमिटिव्स की बात होगी, और प्यूरिन्स की अगर बात होगी तो सिन वाली कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं शुगर पकड़, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाली उसमें, तो डोंट वरी याद के रखना है। जब हम ए फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करते हैं C3 प्राइम एंडो होता है। अब क्या होता है मैं दिखाई देती हूँ, देखो ये है C2 प्राइम एंडो,
जो तुम्हारा एस टाइप कॉन्फर्मेशन होता है, और C3 प्राइम एंडो जो एन टाइप का कॉन्फर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो नॉर्मली तुम्हारा बी डीएनए होता है, बी डीएनए जो हमारा नॉर्मली जो बी डीएनए है, उसमें क्या होता है, ये शुगर पकड़ का मतलब होता है कॉन्फर्मेशन बेसिकली। तो ठीक है, कॉन्फर्मेशन कौन सी है, एस टाइप की कॉन्फर्मेशन है, एन टाइप की कॉन्फर्मेशन है। एस का मतलब साउथ है, एन का मतलब नॉर्थ है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो कैसी वाली कंडीशन है, देखो जैसे ये माना कि तुम्हारा एक बॉन्ड है, ये तुम्हारा शुगर हो गया है बेटा, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो चुका है, तो यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी O वाली कंडीशन है, तो सेम वही दिखा रखा है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो बिल्कुल अलग नहीं सोचना है। ठीक है, C5 वाली कंडीशन से ये वाला O जुड़ा हुआ है, और ये C3 वाली कंडीशन से ये वाला O जुड़ा हुआ है। अगर इनकी लेंथ जो है इस फॉस्फेट ग्रुप की और इस फॉस्फेट ग्रुप की, अगर आगे दिखाती हूँ कि इस फॉस्फेट ग्रुप की और यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, जो O साथ ऐड होगा, अगर इसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है, 7 एंगस्ट्रॉम तक हो जाती है। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन हो गई लेंथ ये वाली। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अगर तुम्हारा कहाँ है, साउथ की तरफ है, देखो इसका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर है, और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। अगर साउथ कॉन्फर्मेशन में है और सेकेंडली इसकी एंगस्ट्रॉम में जो लेंथ है फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में एंड जो है वो ज्यादा है, तो तुम्हारा C2 प्राइम एंडो वाला कॉन्फर्मेशन जो है देखने को मिलता है। C2 प्राइम वाला जो कॉन्फर्मेशन है वो देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला देखने को मिलने वाला याद रखना है यहाँ पे। तो बी कॉन्फर्मेशन में C2 प्राइम एंडो होता है, क्योंकि जो C2 प्राइम वाली कंडीशन है वो एंडो वाली कंडीशन है, बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन है, और एंडो वाली कंडीशन जो है देखने को यहाँ पे मिलेगी, एंडो वाली कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। ओके, अगर मैं ए फॉर्म पे आती हूँ, तो इस P और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, 5.9 एंगस्ट्रॉम हो चुका है, पहली बात तो ये। ठीक है, इनके बीच में ये चीजें कम हो चुकी हैं। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, ये नॉर्थ की तरफ है, देखो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है, तो याद रखना है पहली बात तो ये नॉर्थ की तरफ हो जाता है। उसके बाद में क्या हो गया है, जो 3 वाली कंडीशन है बेटा, वो कौन सी कंडीशन पे, एंडो वाली कंडीशन पे अंदर की तरफ है, जबकि 2 जो है बाहर निकला हुआ है। ठीक है, बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे 2 अंदर की तरफ था, तो इसलिए C2 प्राइम एंडो हो गया, यहाँ पे C3 प्राइम एंडो जो है वो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देखने को मिलता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो होती है C3 प्राइम एंडो होती है, जबकि बी फॉर्म जो है हमारी वाली जो है C2 एंडो होती है, और जबकि जेड फॉर्म में दोनों की दोनों फॉर्म जो है देखने को मिल जाती है। अब आते हैं मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप पे। देखो मेजर ग्रुप, अब नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ बी फॉर्म की, अभी मैंने बताया तुम लोग को, जो मेजर ग्रुप है वो बहुत बड़ा था हमारा, डीप था, वाइड था और डीप था। और जो माइनर ग्रुप था वो छोटा सा था, नैरो था और डीप था, नैरो और डीप तो था लेकिन वाइड और नैरो में याद रखना है। ए फॉर्म जो है बिल्कुल उल्टा कर देना है, बिल्कुल उल्टा कर देना है। मेजर ग्रुप जो हो जाएगा यहाँ पे नैरो हो जाएगा और डीप ही रहेगा, और माइनर ग्रुप जो होगा वाइड हो जाएगा और शैलो रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल उल्टा कर देना, तो याद रहेगा, तुम लोग को याद रहेगा। अगर जेड फॉर्म डीएनए की बात करती हूँ तो फ्लैट होता है, अभी तुम्हें दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, पूरी तरह फ्लैट होता है। देखो ये फ्लैट वाली कंडीशन है बेटा, इसमें कोई कर्व नहीं ले रहा, फ्लैट वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट होता है तुम्हारा मेजर ग्रुप, और माइनर ग्रुप थोड़ा सा नैरो, थोड़ा सा टर्न जो है देखने को मिल जाएगा, और जबकि तुम्हारा मेजर ग्रुप जो होता है फ्लैट होता है। तो इसको याद रखना है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो शुगर पकड़ आर important determinants of oligo and the polynucleotide structure because they can alter the orientation resulting in major changes in the backbone conformation and overall structure। तो ये शुगर पकड़ याद रखना है, C2 प्राइम एंडो किस में होगा और C3 प्राइम एंडो किस में होगा। C2 प्राइम अपने में याद रखना है बी डीएनए में, तो तुम्हें ए डीएनए यहाँ से फिर याद रहेगा, फिर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।